स्क्रीन पर दिख रही इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को ध्यान से देखिए। इनका नाम अर्पणा है। हैदराबाद की एक ऐसी मेधावी बेटी जिसके लिए स्कूल और कॉलेज में टॉप करना मानो कोई आम बात थी। करियर संवारने अमेरिका गई और अपनी काबिलियत से बहुत कम समय में वहां भी छा गई। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था, लेकिन फिर आई वो खौफनाक रात जब उसी के अपने अपार्टमेंट में अर्पणा की हत्या कर दी गई। और कातिल ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं ली, बल्कि उसके साथ जो दरिंदगी की गई उसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को मौके से कई अहम सुराग मिले, सबूत सामने आए और संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए। लेकिन जब यह मामला अमेरिका की अदालत में पहुंचा तो 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोपी बाइज्जत बरी हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश की न्याय व्यवस्था एक बेगुनाह को इंसाफ नहीं दिला पाई? आज की यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की नाकामी का कड़वा सच है जिसे जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। 8 नवंबर 1984 को भारत के हैदराबाद में अर्पणा का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर बीसी जनागा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और बाद में वहां के वाइस चांसलर भी बने थे। अर्पणा बचपन से ही पढ़ाई और खेल कूद दोनों में बहुत आगे थी। उसकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में ही हुई। इसके बाद केपीए चबी कॉलोनी के नालंदा जूनियर कॉलेज से उसने इंटरमीडिएट किया और वहां भी पूरे कॉलेज में टॉप किया। फिर इंजीनियरिंग करने के लिए उसने वीएनआर विघ्ना ज्योति इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। अपनी मेहनत के दम पर उसने वहां भी टॉप किया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद अपने पिता के कहने पर आगे की पढ़ाई के लिए उसने अमेरिका जाने का फैसला किया। सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया और साल 2007 में उसने इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी कर ली। पढ़ाई पूरी होते ही उसने नौकरी की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे अमेरिका की एक बहुत नामी कंपनी ईएमसी कॉरपोरेशन में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर की एक शानदार नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद अर्पणा वॉशिंगटन के रेडमंड शहर में आ गई। यहां वो वैली व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 8946 में रहने लगी। नौकरी में भी अर्पणा का खूब मन लगा। वो इतनी लगन से काम करती थी कि सिर्फ 7 महीने के अंदर ही उसे प्रमोशन मिल गया और वो अपनी कंपनी में लीड प्रोग्रामर बन गई। अर्पणा का स्वभाव इतना अच्छा था कि जो भी उससे मिलता वो उसी का होकर रह जाता था। वो सिर्फ अपने काम तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करती थी। उसने रेडमंड फायर डिपार्टमेंट में लोगों की मदद के लिए अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो बेसहारा जानवरों की मदद करने वाली एक संस्था से भी जुड़ी हुई थी। खुद को फिट रखने के लिए वो मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो भी सीखती थी। उसे मोटरसाइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, जिसके लिए उसने वहां का एक लोकल मोटरसाइकिल क्लब भी ज्वाइन कर रखा था। कुल मिलाकर सिर्फ 24 साल की छोटी सी उम्र में अर्पणा एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन जिंदगी जी रही थी। लेकिन तभी उसकी हंसती खेलती जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। तारीख थी 31 अक्टूबर 2008। इस दिन अमेरिका और दुनिया के कई देशों में हैलोवीन का त्योहार मनाया जाता है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उन्हें आसान शब्दों में बता दूं कि यह त्योहार हमारे त्योहारों से बिल्कुल अलग होता है। हैलोवीन पार्टी एक तरह की थीम पार्टी होती है जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। यह खास तौर पर पश्चिमी देशों में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अब भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में भी लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मनाने लगे हैं। हैलोवीन की शुरुआत प्राचीन सेल्टिक त्योहार से मानी जाती है। उस समय लोगों का विश्वास था कि इस दिन आत्माएं धरती पर आ जाती हैं। इसी वजह से लोग डरावने कपड़े पहनते थे ताकि बुरी आत्माएं उन्हें पहचान न सकें और उनसे दूर रहें। इस दिन लोग भूत प्रेत, चुड़ैल या अपने किसी भी मनपसंद किरदार के अजीबोगरीब और डरावने कपड़े पहनकर पार्टियां करते हैं। यानी इस पार्टी में हर कोई अपना रूप और चेहरा बदल कर आता है, जिससे यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुखौटे के पीछे असली इंसान कौन है। अमेरिका में अर्पणा का यह पहला हैलोवीन था, इसलिए वो इसे लेकर बहुत ज्यादा खुश थी।
उसने अपने अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ पड़ोसियों से बात की और सबने मिलकर एक शानदार हैलोवीन पार्टी करने का फैसला किया। 31 अक्टूबर की सुबह अर्पणा रोज की तरह अपने ऑफिस गई। वो इतनी उत्साहित थी कि दिन भर अपने साथ काम करने वालों को इस पार्टी के बारे में ही बताती रही। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसने सजावट का कुछ सामान खरीदा। साथ ही उस रात पहनने के लिए उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड की एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस भी ली। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बहुत प्रसिद्ध परी कथा का किरदार है, जिसमें एक मासूम बच्ची का सामना एक खूंखार भेड़िए से होता है। और विडंबना देखिए, हैलोवीन की उस रात असल जिंदगी में भी अर्पणा के आसपास एक ऐसा ही दरिंदा घूम रहा था। उसने भी एक मुखौटा पहना हुआ था। रात के करीब 8 बजे पार्टी शुरू हुई और धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी। अब ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह पार्टी अपार्टमेंट के कई लोगों ने मिलकर रखी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां आए ज्यादातर लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। ऊपर से सबने हैलोवीन के अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। वहां जश्न तो मन रहा था, लेकिन कई लोग उस रात पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे और शायद अर्पणा को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन मुखौटों के पीछे छिपे अनजान लोगों की भीड़ में कोई एक ऐसा दरिंदा भी था जिसकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। रात के 11 से 1 बज चुके थे। पार्टी पूरे शबाब पर थी और वहां करीब 50 से 60 लोग जमा हो गए थे। हर कोई हैलोवीन के अजीबोगरीब कपड़ों में था। तेज म्यूजिक, ड्रिंक्स और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। लेकिन इसी बीच अनजान लोगों की उस भीड़ में किसी बात पर कुछ लोगों के बीच बहस हो जाती है, जो देखते ही देखते एक बड़े झगड़े में बदल गई। हालात ऐसे हो गए कि कुछ देर के लिए पार्टी को रोकना पड़ गया। बाद में झगड़ा करने वालों को वहां से बाहर निकाल दिया गया और पार्टी फिर से शुरू हो गई। शुरुआत में यह पार्टी अपार्टमेंट की 3री मंजिल पर चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, नीचे ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में भी लोग इकट्ठा होने लगे। अब रात के 2 बज चुके थे। कुछ मेहमान वहां से चले गए, जबकि कुछ लोग नीचे वाले फ्लैट में बैठकर आपस में गपशप कर रहे थे। इसी दौरान करीब 2 बजे अर्पणा भी ग्राउंड फ्लोर पर आती है। वहां वो कुछ देर अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से मिलती है। फिर रात के करीब 3 बजे के आसपास अर्पणा वहां से निकलकर वापस 3रे फ्लोर पर अपने फ्लैट की तरफ जाती है। जाते वक्त 3रे फ्लोर पर ही उसे एक लड़के से बात करते हुए भी देखा गया था। इसके बाद अर्पणा अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। यही वो पल था जब अर्पणा को आखिरी बार जिंदा देखा गया। उस दरवाजे के बंद होने के बाद उस खौफनाक रात अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ, ये किसी ने नहीं देखा। इधर अमेरिका आने के बाद से अर्पणा की एक आदत बन चुकी थी। वो लगभग हर दिन अपने परिवार से फोन पर बात जरूर करती थी। हैदराबाद में बैठे उसके माता पिता हर रोज अपनी होनहार बेटी की आवाज सुनने का इंतजार ही करते रहते थे। पार्टी के अगले दिन यानी 1 नवंबर 2008 को भी परिवार वाले हमेशा की तरह उसके फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन अर्पणा का कोई फोन नहीं आया। शुरुआत में उन्हें लगा कि रात भर हैलोवीन की पार्टी चली थी तो शायद वो थक कर सो रही होगी। कुछ देर बाद परिवार वालों ने खुद फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन उधर से अर्पणा की आवाज नहीं आई। अब अगला दिन आ गया, 2 नवंबर। परिवार वालों ने फिर से बार बार फोन मिलाया, लेकिन इस बार भी सन्नाटा ही मिला। अब माता पिता के दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि अर्पणा के पिता ने अमेरिका में उसके साथ काम करने वाले एक साथी को फोन मिला दिया, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। पता चला कि अर्पणा तो पिछले 2 दिनों से ऑफिस भी नहीं गई थी। अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। बिना वक्त बर्बाद किए अर्पणा के पिता ने अमेरिका के सिएटल शहर में रह रहे अपने एक पुराने छात्र जय बोडिचेरला को फोन किया। जय वहां एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। अपने गुरु के कहने पर 3 नवंबर 2008 की सुबह करीब 9 बजे अर्पणा का हाल जानने के लिए वे वैली व्यू अपार्टमेंट पहुंचते हैं। जब वो अर्पणा के 3रे फ्लोर पर जाते हैं तो वहां उन्हें कैमरन जॉनसन नाम का एक लड़का मिलता है। जय उससे अर्पणा के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि हां, वो अर्पणा को जानता है और वो इसी फ्लोर पर रहती है। इसके बाद कैमरन और जय दोनों साथ मिलकर अर्पणा के फ्लैट के बंद दरवाजे तक पहुंचते हैं।
जय ने फ्लैट के बाहर पहुंचकर सबसे पहले डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही उनका हाथ दरवाजे पर पड़ा, दरवाजा हल्का सा धक्का लगते ही खुल गया। शायद अंदर से दरवाजे का लॉक खुला हुआ था, लेकिन दरवाजा खुलते ही जो खौफनाक नजारा सामने था, उसे देखकर जय के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा कमरा बुरी तरह बिखरा पड़ा था। दीवारों और फर्श पर खून के छींटे थे और हवा में एक अजीब सी तेज गंध तैर रही थी। फर्श पर कई जगह पानी फैला हुआ था, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने वहां से कुछ साफ करने और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है। यह सब देखकर जय समझ गए थे कि अंदर कुछ बहुत बुरा हुआ है। धड़कते दिल के साथ वो थोड़ा और अंदर गए। सबसे पहले उनकी नजर खुले हुए बाथरूम पर पड़ी। वहां फर्श पर खून से सना हुआ एक कपड़ा पड़ा था। इसके बाद वो कांपते कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़े और वहां जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। बेडरूम के फर्श पर अर्पणा औंधे मुंह पड़ी थी। उसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। देखने से ही लग रहा था कि उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थीं। अर्पणा के दोनों हाथ टेप से कसकर बंधे हुए थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे भी टेप से चिपका दिया गया था, ताकि वो चीख भी न सके, किसी से मदद भी न मांग सके। उसके शरीर पर मौजूद चोटों के गहरे निशान गवाही दे रहे थे कि उस रात उस मासूम ने कितनी खौफनाक यातनाएं सही होंगी। इस भयानक सच्चाई को देखकर जय की रूह कांप गई। वो एक पल भी वहां नहीं रुक पाए और बदहवास होकर तुरंत बाहर की तरफ भागे। कांपते हाथों से उन्होंने बिना कोई देरी किए 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके को तुरंत सील कर दिया गया और अर्पणा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में यह साफ हो गया था कि अर्पणा की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है। पुलिस को मौके से एक जूते का फीता भी मिला था और जांच में यही अंदेशा जताया गया था कि उसी फीते से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया होगा। मौत का समय रात 3 बजे से सुबह 8 बजे के बीच का बताया गया और जिस बात का डर था वही हुआ। रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हो गई कि हत्या से पहले अर्पणा के साथ जबरदस्ती की गई थी। जांच में यह भी सामने आया था कि उसके मुंह में जो कपड़ा ठूंसा गया था वह उसी के अंडरगारमेंट्स थे। यानी कुल मिलाकर दरिंदे ने नीचता की हद पार कर दी थी। लेकिन इस केस की सबसे डरावनी बात तो अब सामने आने वाली थी। कातिल सिर्फ एक दरिंदा ही नहीं, बल्कि बहुत ही शातिर दिमाग वाला था। उसने वारदात के बाद हर वो सबूत मिटाने की कोशिश की जो उसे कानून के फंदे तक पहुंचा सकता था। पूरे कमरे में केमिकल और ब्लीचिंग पाउडर के निशान मिले। और तो और उस हैवान ने अर्पणा की उंगलियों को ब्लीचिंग पाउडर और बाथरूम क्लीनर से साफ किया था। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि जब अर्पणा ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था, उस समय उसके नाखूनों में फंसा कातिल का डीएनए पूरी तरह से खत्म हो जाए। दरिंदगी और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब कातिल ने अर्पणा के शरीर पर मोटर ऑयल डालकर उसे जलाने की भी कोशिश की, ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। लेकिन वो अपने इस नापाक इरादे में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि मोटर ऑयल ज्वलनशील नहीं होता। इन सब बातों से पुलिस को एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। कातिल ने बहुत ठंडे दिमाग से सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी। बाद में पुलिस को मोटर ऑयल का वह डिब्बा और वह जूते का फीता जिससे अर्पणा का गला घोंटा गया था, कमरे में नहीं बल्कि अपार्टमेंट के बाहर एक कूड़ेदान में एक प्लास्टिक बैग के अंदर फेंके हुए मिले। अब पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस हैलोवीन पार्टी में आए दर्जनों अनजान चेहरों में से उस एक असली कातिल को ढूंढ निकालना। कातिल ने अपनी तरफ से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। पुलिस को भी उस फ्लैट से कुछ बहुत ही अहम सुराग मिल गए थे। घर में बिखरे हुए अलग अलग सामान और अर्पणा के शरीर से पुलिस ने कई डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लिए थे। उस रात पार्टी में जितने भी लोग आए थे, करीब 50 से 60 लोग, पुलिस ने उन सब की एक लंबी लिस्ट तैयार की। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला।
पुलिस ने एक एक करके उन सभी लोगों को बुलाया, उनसे कड़े सवाल किए और उनके डीएनए सैंपल भी ले लिए। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि इस जांच के दम पर वो उस अनजान भीड़ में छिपे असली भेड़िए के चेहरे से नकाब बहुत जल्द नोच निकालेंगे। और सच भी था कि अगर जांच टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता और सही तरीके से जांच की होती तो शायद ये दरिंदे कानून के फंदे से बचकर निकल नहीं पाते। लेकिन दुख इस बात का था कि इस मामले में अमेरिकी पुलिस बेहद लापरवाह निकली। अब पुलिस ने पार्टी में आए सभी लोगों के डीएनए को अर्पणा के कमरे से मिले सबूतों से मिलाना शुरू किया। जांच सही दिशा में जा रही थी और पुलिस को लग रहा था कि अब कातिल ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। लेकिन जब लैब से डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इस रिपोर्ट ने केस को सुलझाने के बजाय और भयानक तरीके से उलझा दिया था। दरअसल पुलिस को मौके से किसी एक कातिल का नहीं बल्कि कई अलग अलग लोगों के डीएनए मिले थे, जिनमें से 3 डीएनए काफी अहम थे। पहला डीएनए अर्पणा के खून से सने कपड़ों और उस टेप से मिला था जिससे अर्पणा के हाथ मुंह बांधे गए थे, और जब इसे मैच किया गया तो यह इमैनुअल फेयर नाम के एक आदमी का निकला जो नॉर्थ अमेरिका में रहता था और उसकी बहन उसी वैली व्यू अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी बहन ने ही उसे उस हैलोवीन पार्टी में बुलाया था। दूसरा डीएनए मोटर ऑयल के उस डिब्बे पर मिला जिससे अर्पणा के शरीर को जलाने की कोशिश की गई थी, और यह डीएनए किसी और का नहीं बल्कि कैमरन जॉनसन का था। यह वही कैमरन जॉनसन था जो अर्पणा का पड़ोसी था और जिसने जय के साथ मिलकर अर्पणा के फ्लैट का दरवाजा खोला था। तीसरा डीएनए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। यह उस जूते के फीते पर मिला था जिससे अर्पणा का बेरहमी से गला घोंटा गया था। यह किसी तीसरे ही अनजान इंसान का था जिसका कोई नामो निशान पुलिस के पास नहीं था और न ही पुलिस ने उसके बारे में जानने की कोशिश ही की। इतना ही नहीं, इस केस में पहली और आखिरी गिरफ्तारी घटना के 2 साल बाद यानी 2010 में हुई थी। इसी बात से आप इस केस के प्रति पुलिस की गंभीरता को महसूस कर सकते हैं। जबकि उस खौफनाक रात के कुछ ऐसे पन्ने भी खुले जिन्होंने सबको चौंका दिया। पुलिस को पता चला कि पार्टी के बाद सुबह 5 बजे तक इमैनुअल जाग रहा था और लगातार फोन पर किसी से बात कर रहा था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यही वो समय था जब अर्पणा के साथ यह सब दरिंदगी हुई थी। जबकि पूछताछ में उसने बताया था कि वह उस दिन 3 बजे रात तक सो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अर्पणा के पड़ोसी कैमरन जॉनसन ने रात के ठीक 3 बजे अर्पणा को आखिरी बार फोन किया था, यानी मौत के समय के आसपास इन दोनों की ही हरकतें सबसे ज्यादा शक के घेरे में थीं। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने पड़ोसी कैमरन जॉनसन पर शक की सुई को और भी गहरा कर दिया। पता चला कि मर्डर के ठीक अगले दिन सुबह सुबह कैमरन जॉनसन रातों रात अमेरिका छोड़कर कनाडा भागने की फिराक में था। लेकिन किस्मत से उसके पास पूरे कागज नहीं थे, इसलिए उसे बॉर्डर से ही वापस अमेरिका लौटा दिया गया। अब आप ही बताइए, मर्डर के ठीक बाद पड़ोसी का इस तरह देश छोड़कर भागने की कोशिश करना और फिर उसके डीएनए का मोटर ऑयल के डिब्बे पर मिलना, क्या यह सब एक बहुत बड़ा सुराग नहीं था? लेकिन इसके बाद जांच टीम ने जो किया उस पर यकीन करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। इतने सारे शक और भागने की कोशिश के बावजूद पुलिस ने कैमरन जॉनसन को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे इस केस का सिर्फ एक गवाह बना लिया। यह छानबीन पूरे 2 साल चली थी। फिर घटना के 2 साल बाद इमैनुअल फेयर को इस केस का मुख्य कातिल मानकर सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस की सबसे बड़ी दलील ट्रू एलील नाम का एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था। दरअसल जब किसी क्राइम सीन पर एक से ज्यादा लोगों का डीएनए आपस में मिल जाता है तो आम फॉरेंसिक साइंटिस्ट या लैब के लिए यह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसमें किस किस का डीएनए है। ऐसे में ट्रू एलील सॉफ्टवेयर अपने खास एल्गोरिदम और गणित का इस्तेमाल करके एक अनुमान लगाता है। इस केस में अर्पणा के कपड़ों पर कई लोगों का टच यानी सिर्फ छूने से आया डीएनए मिला हुआ था। वॉशिंगटन की स्टेट क्राइम लैब ने जब खुद इसकी जांच की तो उनके हिसाब से यह एक बेहद कमजोर सबूत था। लेकिन जब पुलिस ने क्राइम सीन पर जितने भी सैंपल लिए गए थे उन्हें ट्रू एलील सॉफ्टवेयर में डाला तो इस मशीन ने एक ऐसा नंबर दिया जिसने केस पलट दिया।
सॉफ्टवेयर ने दावा किया कि उस मिक्स के अनुसार इमैनुअल का इस केस में संलिप्त होने की संभावना किसी और इंसान के मुकाबले 5,68,00,000 गुना ज्यादा है। और बस इसी एक कंप्यूटर रिपोर्ट के सहारे पुलिस ने इमैनुअल को असली कातिल मान लिया। यह जानकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तो साबित हुआ था कि उस मासूम के साथ गंदे काम किए गए थे। और इस तरह के संगीन मामलों में सबसे अहम सबूत होता है वेजाइनल स्वैब और उसमें मिलने वाले सीमेन का डीएनए, जो बिना किसी शक के सीधे असली कातिल की पहचान करा सकता है। लेकिन फॉरेंसिक टीम और जांच अधिकारियों की यह एक बहुत बड़ी और अक्षम्य चूक रही कि उन्होंने इस सबसे अहम सबूत को सुरक्षित करने और सीमेन की गहराई से जांच करने में भारी लापरवाही बरती। क्योंकि इमैनुअल की पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति थी, वह पहले भी कई बार जेल जा चुका था। उसे एक अन्य रेप के केस में भी पहले सजा हो चुकी थी। बस इसी बात और उस ट्रू एलील की रिपोर्ट को आधार बनाकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और मामला अमेरिका की अदालत में पहुंच गया। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी। दरअसल इमैनुअल फेयर के खिलाफ पहले जो एक नाबालिग लड़की से जुड़े यौन अपराध का मामला था, उसमें उसने अदालत में दोष स्वीकार भी किया था, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई थी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इतने गंभीर अपराध की सिर्फ 4 साल की सजा हुई थी और 3 साल के अंदर ही वह रिहा हो गया था। शायद इसी वजह से उसका मनोबल बढ़ चुका था। लेकिन इससे बड़ी हैरानी यह थी कि 9 साल बाद अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो इमैनुअल के वकीलों ने पुलिस की इस पूरी जांच की धज्जियां उड़ा दी। बचाव पक्ष ने सीधा सवाल किया कि पार्टी वाली रात जब दर्जनों लोग इधर उधर घूम रहे थे तो अर्पणा के कमरे में इमैनुअल का डीएनए गलती से भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह थी कि आगे चलकर कोर्ट ने भी यह बात मान ली। उन्हें भी यह नहीं लगा कि कमरे से डीएनए मिलना और उसके मुंह पर लगे टेप से मिलने में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि जिस डिब्बे से मोटर ऑयल डालकर अर्पणा को जलाने की कोशिश हुई, उस पर पड़ोसी कैमरन जॉनसन का डीएनए था। फिर पुलिस ने उसे कातिल क्यों नहीं माना? और जिस जूते के फीते से अर्पणा का गला घोंटा गया, उस पर किसी तीसरे अनजान इंसान का डीएनए था। पुलिस उस तीसरे इंसान तक क्यों नहीं पहुंची? वकीलों ने अदालत में यह भी कहा कि उस पार्टी में इमैनुअल इकलौता अफ्रीकन अमेरिकन इंसान था। शायद इसी वजह से पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के उसे आसान शिकार बना लिया। यह कोई छोटा मोटा केस नहीं था। अदालत में यह लड़ाई 1-2 साल नहीं, पूरे 11 साल तक चली। इन 11 सालों में पुलिस की हर नाकामी सामने आ गई। अर्पणा का पड़ोसी कैमरन जॉनसन, जिसे पुलिस ने गवाह बनाया था, वो भी गवाही देने से मुकर गया। आखिरकार साल 2019 में सबूतों की कमी और पुलिस की अधूरी जांच को देखते हुए अदालत ने इमैनुअल फेयर को बेगुनाह मान लिया और 9 साल जेल में रहने के बाद वो बरी हो गया। आज इमैनुअल जेल से बाहर है और 9 साल तक बेगुनाह होते हुए सजा काटने के लिए उसने उल्टे पुलिस पर ही मुआवजे का केस ठोक दिया है, जिसकी सुनवाई आज भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अर्पणा का क्या? एक मासूम लड़की जो अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर 7 समंदर पार गई थी। उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गईं, उसे बेरहमी से मार डाला गया और दुनिया के सबसे ताकतवर देश की पुलिस उस असली दरिंदे को ढूंढ ही नहीं पाई। और आज 18 साल बाद भी कागजों में उस कातिल को ढूंढने की नाकाम कोशिश जारी है। अर्पणा को न्याय तो नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं, लेकिन उसकी कहानी हमें यह जरूर सिखाती है कि हमेशा सतर्क रहें और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। इस घटना पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस घटना ने आपके दिल को भी छुआ है तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपनों से दूर रहता है। समाज की ऐसी ही कड़वी और सच्ची घटनाओं से रूबरू होने के लिए हिडन रियलिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद।